नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जितने साथी लोग पेपर देकर आज आए हैं वो मिला लीजिए। और साथियों देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास कंप्लीट देखना है। देखो, ये एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है पता है? जो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहा हूँ। कल रात को मैंने एक क्लास अपलोड किया था करेंट अफेयर्स का, जिसमें 150 क्वेश्चंस है लास्ट 12th मंथ का, यानी पिछले एक साल के जो टफ करेंट अफेयर्स है वो मैंने उस वीडियो में कराया था। तो उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उससे पहले भी मैंने करेंट अफेयर्स का क्लास कराया था 100 क्वेश्चन का, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए हैं। देखो, आप लोग इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 29 हो जाता। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए, तो करेक्ट आंसर होता साथियों 29। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर 29 किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखना। एक सवाल था, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो देखो, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया शामिल थे। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिया हुआ था इन तीनों में से वही आपको चुनना था। देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। साथियों देखिए, साइंस का एक क्वेश्चन था कि जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है। यह एक अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अभिक्रिया का समीकरण आप लोग देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है भाई। और ये जो है एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे एक साइंस का क्वेश्चन ऐसा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि लोहा जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया में लोहे पर तांबे यानी कॉपर की लाल भूरी परत जम जाती है। अभिक्रिया का समीकरण भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन था 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चीन हो जाता। चीन ने जीते थे भाई। आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। चीन ने इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। BWF का पूर्ण रूप याद रखना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुमानों के अनुसार हालिया बाहरी झटकों से पहले भारत के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित महंगाई दर कितनी रखी गई थी। तो करेक्ट होता 4.6%। ठीक है, देखिए, CPI का पूर्ण रूप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% निर्धारित है। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, याद रखना। अगला सवाल था, देखिए,
कि असम के गुवाहाटी में स्थित किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होता कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए अंबुबाची मेला देवी कामाख्या के वार्षिक ऋतु चक्र यानी मासिक धर्म से जुड़ा, ठीक है, धार्मिक उत्सव माना जाता है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गेहूं हो जाता, क्योंकि गेहूं रबी फसल होता है। देखो रबी फसलों की बुआई जो है सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में की जाती है और रबी फसलों की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं, चना, मटर और सरसों प्रमुख रबी फसलें होती हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल था, वर्ष के अंत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के दौरान केरल और दक्षिण भारत के कुछ भागों में वर्षा लाने वाला मानसून कहां से आता है। तो मानसून देखो वैसे तो ये बंगाल की खाड़ी से आता है, और अगर बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में नहीं था, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका उत्तर पूर्वी हो जाता। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती हुई मानसून के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। देखो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होने वाली वर्षा को उत्तर पूर्वी मानसून से जोड़ा जाता है। रिटर्निंग मानसून जिसको आप बोलते हैं, लौटती हुई मानसून। यह मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके दक्षिण पूर्वी भारत में वर्षा कराता है। तमिलनाडु को अपनी वार्षिक वर्षा का बड़ा भाग उत्तर पूर्वी मानसून से ही प्राप्त होती है। अगला सवाल था, कंप्यूटर शब्दावली में सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास 1982 में किया गया था। एक सामान्य सीडी में लगभग 700 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी का उपयोग ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। एक सवाल था, देखिए तिरुकक्कुराल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होता थिरुवल्लुवर, ठीक है, थिरुवल्लुवर करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। देखिए तिरुकल्लुराल तमिल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1330 दोहे यानी कुरल है, और तिरुकक्कुराल में धर्म, अर्थ और प्रेम से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी थे। तो जब यहाँ लिख दिया है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक, तो आंख मूंद के आपको कालिदास यहाँ आंसर करना था। देखिए कालिदास को संस्कृत साहित्य का महानतम कवि और नाटककार माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमदायित्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। देखिए अगला सवाल था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर होता समानता का अधिकार साथियों, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। तो यह ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 17 के तहत अपरिष्यता का उन्मूलन किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से सलाह प्राप्त होती है। तो करेक्ट होता अनुच्छेद 74 से आर्टिकल 74। देखिए अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही हो जाता साथियों, ठीक है। देखो पश्चिम तटीय मैदान में अरब सागर शाखा के दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है। पश्चिम घाट पर्वतमाला मानसूनी पवनों को ऊपर उठने के लिए बाध्य करती है, जिससे ओरोग्राफिक वर्षा होती है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। देखिए एक सवाल था, भारत में नहर सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी और प्रयुक्त होता है।
तो करेक्ट होता ऑप्शन नंबर सी, बारहमासी नदियों के जलोढ़ मैदान में। और अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो उत्तरी मैदान करके आपको ऑप्शन दिया होगा, वही आपको चुनना था। देखो, जलोढ़ मैदानों की समतल भूमि नहरों के निर्माण और संचालन के लिए उपयुक्त होती है। गंगा सिंधु के मैदान भारत में नहर सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं। बारहमासी नदियाँ पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराती है, जिसे नहर सिंचाई निरंतर संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। देखिए, अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। यह राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38 का 2 आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने पर बल देता है। अगला सवाल था, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से बढ़ाकर घटाकर 1/3 कर दिया गया था? बढ़ाकर। तो देखो, करेक्ट आंसर होता 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। देखो, मूल संविधान में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के 1/4 तक निर्धारित थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे बढ़ाकर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 कर दिया गया। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना और सदस्य संख्या से संबंधित है, याद रखना। एक सवाल था, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है? तो करेक्ट होता सौर एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में। देखो, भारत सौर एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत ने इस उपलब्धि में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है, याद रखना। तो साथियों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।